दोस्तों, आपके कमरे के बाहर अगर नीरव मोदी आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा? मान लो दो आ जाए नीरव मोदी तो और गुस्सा आएगा। मान लो विजय माल्या आ जाए तो और गुस्सा आएगा। दो विजय माल्या आ जाए और गुस्सा आएगा। और विजय माल्या का बच्चा भी आ जाए आधा तो उससे बहुत गुस्सा आएगा। हम और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, है कि नहीं? दोस्तों, मान लो कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसमें मेरा घर बार बिक जाता है, मेरी हालत एकदम खस्ता हो जाती है और मेरे पास अगले दिन खाने के पैसे भी नहीं बचे हो। फिर मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई थोड़ा लोन दे दे मेरे को, तो आप लोन देंगे या फिर नहीं? चलो मान लो आपने दोस्ती के खातिर दे दिया और आपके लोन से मैंने एक बिजनेस खोल दिया और वो बिजनेस डूब गया। अगर वो बिजनेस डूब गया तो मैं वापस से उसी हालत में चला जाऊंगा जिस हालत में पहले था और आपके लोन के पैसे अब मैं नहीं चुका पाऊंगा। दोस्तों, सच सच बताना, क्या मैं जेन्युइनली आपके पैसे नहीं दे पा रहा कि मैंने आपका फ्रॉड किया है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जेन्युइनली मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, फ्रॉड मैंने नहीं किया। तो फिर भाई ये कंपनियां आप लोन लेके चुका नहीं पाती तो इनने क्या फ्रॉड किया है? जी नहीं, फ्रॉड के कुछ अलग रीजंस होते हैं। पैसा लेना, जेन्युइनली ना दे पाना फ्रॉड नहीं कहलाया जाता, लेकिन उस पैसे को यूज कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है कि आखिर फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एबीजी शिपयार्ड कंपनी, जो कि स्कैम करके भागी है और 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के गई है इंडिया के कुछ बैंक्स को। और इंडिया में जो कुछ बैंक्स हैं उनका पैसा खुद का नहीं होता, आपका ही होता है। आपका और हमारा पैसा इन्वॉल्व है इन चीजों में, तो हमें इसके बारे में नॉलेज तो जरूर होनी ही चाहिए। दोस्तों, एबीजी शिपयार्ड कंपनी का जो स्कैम था उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर शिपयार्ड कंपनी होती क्या है। इस बिजनेस में 3 तरीके की पार्टीज होती हैं। एक चार्टरर होता है, एक शिपिंग कंपनी होती है और एक शिपयार्ड कंपनी होती है। चार्टरर वो इंडिविजुअल या पर्सन होता है जो अपने सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है। हम एक एग्जांपल के तौर पे मारुति सुजुकी को चार्टरर मान लेते हैं कि मारुति सुजुकी अपनी कार 1 लाख कारें एक्सपोर्ट करना चाहता है मलेशिया में, तो मारुति सुजुकी हो गया चार्टर। तो दूसरी पार्टी होती है शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है सामान को अपने शिप्स के थ्रू, लेकिन ये जो शिप्स इसके होते हैं ये खुद नहीं बनाती। दोस्तों, इस शिपिंग कंपनी को जो शिप बना के देगी वो वाली कंपनी को बोलते हैं शिपयार्ड कंपनी। दोस्तों, इंडिया में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं शिपयार्ड कंपनीज में, यानी शिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनमें से प्राइवेट कंपनीज में जो भी प्राइवेट शिपयार्ड प्लेयर्स हैं उनमें एबीजी शिपयार्ड सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। दोस्तों, ये जो शिपयार्ड के बिजनेस में शिप्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, पर अगर शिप्स की मात्रा कम होगी तो सप्लाई ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जो शिपयार्ड कंपनीज होती हैं इनके हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट रिसीवेबल्स का होता है, यानी इसको काफ़ी सारा पैसा मिलने के लिए पड़ा होता है, रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल। तो दोस्तों, ये जो इसके हाथ में रिसीवेबल्स हैं, यानी इसकी जो डेटर्स हैं, उनको दिखा के ये कंपनी बैंक से लोन ले सकती है अपनी वर्किंग कैपिटल को जुटाने के लिए और अपने शिप्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। दोस्तों, 2007 के टाइम पे शिपयार्ड का बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था। ये लोग नोटों में नहाते थे, नोटों में। लेकिन आपको पता होगा कि 2008 में लेमन ब्रदर्स का एक स्कैम हुआ था जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए। तो ये शिपयार्ड कंपनी को जो ऑर्डर्स मिले हुए थे उनको भी कंपनीज ने कैंसिल कर दिया। तो अब ये कंपनी डिप्रेशन में आ चुकी है कि अब करें तो करें क्या, रोज का जो खर्चा है वो कैसे मीट करेंगे, लोगों की सैलरी देनी है, बिजली का खर्चा देना है, डिप्रिसिएशन को जो है झेलना है, इतने सारे डेली एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस उनको जो झेलना है वो कैसे मीट करेगी। पैसे खत्म होते जा रहे थे। 2012 में कंपनी की कंगाली की हालत आ चुकी थी, तो कंपनी चली गई लोन मांगने। कंपनी ने 22,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा। क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी होती है तो इन कंपनी को लोन मिल जाता है, लेकिन जो ये लोन का अमाउंट है वो कोई एक बैंक नहीं देती,
क्योंकि अगर इतने बड़े लोन का अमाउंट एक ही बैंक देगी उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए काफ़ी सारी बैंक्स पार्टिसिपेट करके इस लोन को देती हैं और सब बेनिफिट लेती हैं और सब रिस्क को झेलती हैं मिलके। इस गेम में ICICI बैंक ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और बचे कुछ लगभग 28 बैंक्स थे जिन्होंने बचा हुआ लोन 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का दिया था इस कंपनी को। दोस्तों, अगर हम लोग इन बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो ये हमारी पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर देखेंगे, आप जो चीज़ गिरवी रख रहे हैं उसकी वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई ये आदमी दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसके रेफरेंसेस से पूछेंगे, सब करेंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोन वो दे रही है तो इन्होंने ऐसी गलतियां करी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, आप देखना और आपको पक्का शक होगा कि इन गलतियों की वजह से कंपनी में जरूर कहीं ना कहीं फ्रॉड है, मिली जुली सांठ गांठ। दोस्तों, इस लोन देने को स्कैम क्यों बोल रहा हूँ? कंपनी का जब लोन मिला तो टाइमिंग तो देखो, 2011 चल रहा है, तो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस था, उसका अभी तक असर खत्म हुआ नहीं, टाइम खराब चल रहा है, ऑर्डर मिल नहीं रहे कंपनी को और आप बैंक लोन दे जा रहे हो। पता है बैंक ने क्या बोला? बैंक ने बोला भाई लोन अच्छे समय पे लेता कौन है? लोन तो हर कोई बुरे समय में ही लेता है ना, तो हमने इसलिए उनको दे दिया लोन। तो एक्सपर्ट्स ने दूसरी बात ये पूछी कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2010 में 228 करोड़ है, 2001 में 189 करोड़ है और 2012 में 180 करोड़। कंपनी को आपने 22,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। अगर मान लो ये कंपनी को आपने 3% इंटरेस्ट लिया, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, तो वो भी 600 करोड़ से ज़्यादा का होता है और प्रॉफिट देख के तो लग नहीं रहा कि कंपनी चुका पाएगी, तो आपने कैसे दे दिया? तो बैंक बोले कि हमने प्रॉफिट देख के लोन नहीं दिया, हमने इनकी एसेट को गिरवी रखा है, चिंता ना करें। तो एक्सपर्ट गए और एसेट चेक करके आए। दोस्तों, एसेट चेक करी तो वो जो करंट एसेट्स उनको दिखी, ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर लिक्विडेट यानी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको करंट एसेट बोलते हैं। तो इनकी करंट एसेट 5,540 करोड़ की थी और करंट लायबिलिटी, ध्यान से सुनना, 5,695 करोड़ की। दोस्तों, नेट वर्किंग कैपिटल ही -150 करोड़ में चल रही है और आपने इसको लोन दे दिया। तो कंपनी कहती कि हमें तो करंट एसेट बेच के पैसे कमाने, करंट लायबिलिटी का हम क्या करें? तो दोस्तों, एक्सपर्ट ने फिर बोला कि जो करंट एसेट है उसमें इन्वेंट्री यानी जो शिप्स हैं उनकी 3600 करोड़ की वैल्यू है। तो जो एक्चुअल करंट एसेट जो बच रहे हैं वो तो करंट लाइबिलिटी के 50% से भी कम है, यानी करंट रेशियो 0.5 के नीचे पहुंच चुका है। आप बताओ क्यों दिया लोन? बैंक को चुप और कंपनी के लॉसेस होना चालू हो गए। 2013 में लॉस हुआ 199 करोड़ का, 2014 में लॉस हुआ 897 करोड़ का, 2015 में लॉस हुआ 3,794 करोड़ का, 800 से 3,700 करोड़। 2017 में बैंक ने इस लोन को NPA घोषित कर दिया पूछताछ करने के बाद। दोस्तों, बैंकों ने CBI में केस फाइल कर दिया और फिर बैंकों ने EY जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है, अर्न्स्ट एंड यंग, उसको अपॉइंट किया जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं और उन्होंने ABG शिपयार्ड का फॉरेंसिक ऑडिट किया, यानी उस कंपनी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करके पता चला कंपनी ने विदेश में 16 शेल कंपनीज बना रखी थी। ऐसी कंपनीज तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए क्रिएट करी हैं, गलत काम करने के लिए क्रिएट करी हैं, बिजनेस करने के लिए क्रिएट नहीं करी। और ABG शिपयार्ड इन शेल कंपनीज को लोन देता था और वो कंपनीज जहाँ लोकेटेड है वहाँ पे इनकम टैक्स 0 होता है, तो वो अपनी इनकम दिखा देती थी वहाँ पे और वो वहाँ से वापस से ABG शिपयार्ड को लोन देती थी या फिर डायरेक्टर्स को लोन देती थी और वो पैसा ब्लैक का वाइट हो जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती थी और वो डायरेक्टर्स लोग वो जो सारा पैसा था वो अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करने लग गए। दोस्तों, जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत ऐश करी। 2018
2019, 2020 और 2021 पर लैश मारी और 2022 में सीबीआई हथकड़ी लेके इनके घर पहुंची और इनको गिरफ्तार करके ले गई और इनको कई साल की जेल सुनाई गई है। तो ये हुआ इस स्कैम के अंदर। दोस्तों इस स्कैम से हमें एक सीख मिलती है कि लालच सुनने और बोलने में ही नहीं, प्रैक्टिकली भी बुरी भला ही हो रही है। कंपनी ने लालच कर दिया, डायरेक्टर्स ने लालच कर दिया और भला आप देख लें आज वो जेल में है। तो ये स्कैम करके दिमाग तो अच्छा लगाया लेकिन जो एंडिंग थी वो खराब थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये स्कैम समझ में आया और अगर आ गया तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को और शेयर करना मत भूलना ऐसी ही कमाल की वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।